नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये मेरा खुद का चैनल है, तो आप सभी लोग प्रमोट करिए इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, इसको भी बड़ा करिए। नो डाउट पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ लगा रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, वो चाहे यूपीपी होगा या लेखपाल का होगा या फिर एसएससी का, यानी कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है, मैं उसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन सबको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर कुछ बात करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विगत 5 सालों से रीजनिंग पढ़ाते हुए चला आ रहा हूं और 1 से 1.5 साल हो गए ऑनलाइन पर काम कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। इसके पहले ऑफलाइन क्लासेस लेता आ रहा हूं। और अगर बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स कितने सिलेक्ट हो चुके हैं, क्या मैं जो पढ़ाता था वो कुछ काम का था या नहीं था, कैसा पढ़ाता था, तो आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे, या फिर जो नहीं जानते हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो जान लें कि लगभग 2000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं विभिन्न सरकारी पदों पर, जैसे यूपीएसआई यानी कि दरोगा बन चुके हैं और पुलिस बन चुके हैं और एसएससी क्रैक कर चुके हैं। तमाम क्षेत्रों में हमारे स्टूडेंट्स कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी लोग निश्चित ही सफलता पाएंगे अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और जो भी बताया जाएगा सिर्फ उसको अपने आचरण में उतारेंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो पहले होता था वो ये होता था कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बट अब क्या होता है कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ तक उसको सॉल्व करिए, पूरा लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में हमको टाइम मिलता है वो लगभग 30 सेकंड, 36 सेकंड, 32 सेकंड, इसी रेशियो मिलता है। तो 32 सेकंड या 30 सेकंड, 35 सेकंड में क्या हम अगर यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करें और यहाँ तक ले जाएं तो क्वेश्चन विद इन टाइम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आप लोगों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो हार्ड वर्क ना करके हम लोग स्मार्ट वर्क काम करेंगे। क्या करेंगे? स्मार्ट वे में। स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। ये क्या होता है और कैसे किया जाता है? तो पहले जब पेपर आपका ऑफलाइन हुआ करता था तो हम सभी लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होता था आपके पेपर में, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है यह उसी क्वेश्चन में हम लोग लिख करके बता देते थे कि आप लोगों को कैसे करना है। लेकिन अब जब से आपका पेपर ऑनलाइन हो गया है तो बहुत सारे टीचर्स, हमारे शिक्षक बंधु वही पैटर्न अपनाए हुए चले जा रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर परीक्षा की प्रणाली चेंज हुई है तो हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी मेरी क्लासेस लेते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लें और जान लें कि कैसे क्या चीज़ें होंगे। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे वो आपके इस स्क्रीन पर अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन को उतार करके अपने पेपर में सॉर्ट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन को वहाँ देखेंगे और 10 से 5 सेकंड में ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे। बहुत ज़्यादा पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वीडियोस पड़े हुए हैं, देख लीजिए, नहीं तो फिर से मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसमें आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तैयारी करना है। अभी तक आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट हुआ करते थे वो सभी ऑफलाइन के लिए हुआ करते थे, लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते चले जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा और ऑनलाइन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। विद इन टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करें हम लोग, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम क्वेश्चन को तो कर लेते हैं,
जो भी हमारे कंपटीटर्स स्टूडेंट हुआ करते हैं क्वेश्चन तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है उनका, टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता है, विद इन टाइम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर के हम लोग आपके साथ बात करेंगे। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको आप अगर एक एवरेज निकालोगे तो लगभग 15 सेकंड का एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हुआ करते हैं जिनको हम लोग 5 सेकंड में क्वेश्चन मार देते हैं उसमें कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देखते ही मार देते हैं जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लग जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए बैंकिंग के टॉपिक हो गए, पजल्स वगैरह हो गए और सेटिंग अरेंजमेंट हो गए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेट करने में। तो ओवरऑल मिला करके आपका जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो कितना होगा? 15 सेकंड का होगा। तो आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत को करते रहें, और अपकमिंग जो वैकेंसियां हैं हमारी वो लेखपाल की है और आपकी यूपीएसआई की है और आपकी एफसीआई में आने वाली है, यानी तमाम, और एनटीपीसी आपका देखिए में भी हो जाए, ग्रुप डी हो जाए। तो हमारे पास अभी बहुत सारे वैकेंसीज हैं और टारगेट करिए कि इसमें से किसी ना किसी एक में हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो। तो इन सब के लिए अगर आप लगे रहेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा, और हमारा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि हर पेपर की प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे, वो चाहे आपका यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या कुछ भी हो, सबकी प्रैक्टिस आपको मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा आपको लेक्चर में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो ये जो आपका रीजनिंग होता है तर्क शक्ति, क्या? तर्क शक्ति या तर्कशास्त्र, तर्क शक्ति या तर्कशास्त्र। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में आता है। जैसे आपका एसएससी हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, या फिर आपका बैंकिंग हो गया, या आपके अदर स्टेट्स हो गए, अदर स्टेट्स एग्जाम्स जैसे एमपी पुलिस या फिर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस। तो अदर स्टेट जितने भी होते हैं उन सब में रीजनिंग की एक अच्छी खासी भूमिका होती है। एसएससी में रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन का, रेलवे में आरआरबी जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, और आरआरसी ग्रुप डी हो गया, और आपका हो गया गुड्स गार्ड। तो इन सब में आरपीएफ हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों। तो जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं उन सब में रीजनिंग्स आती है, और रीजनिंग कहीं पर 30 क्वेश्चन, तो कहीं पर 20 क्वेश्चन, तो कहीं पर 30 क्वेश्चन, ऐसे इनका सेक्शन बटा होता है। और अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में हमारे पास जो वैकेंसियाँ होती हैं वो होता है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें रीजनिंग की एक अहम भूमिका होती है, और यहाँ की रीजनिंग और बैंकिंग के रीजनिंग में थोड़ा सा समानता होती है। समानता का मतलब ये हो गया कि जो लोग एसएससी की तैयारी करते रहते हैं, अगर वो वीडियो के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो एसएससी उसमें की जो रीजनिंग होगी उनके लिए टफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग लेवल के हो जाते हैं। तो बैंकिंग वाला स्टूडेंट्स अगर वीडियो का एग्ज़ाम देगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का तो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट करेगा। फिर हमारे जो पुलिस होते हैं या यूपीएसआई दारोगा, इन सब में रीजनिंग एक अहम भूमिका निभा रही है। और अगर बात करें
जल विभाग में जो वैकेंसी आती हैं या बिजली विभाग में वैकेंसी आती है, तो जितनी भी यूपी में वैकेंसी आती हैं उन सब के लिए रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। बैंकिंग में तो रीजनिंग का पूरा खेल ही होता है। और अदर स्टेट जैसे मान लीजिए कि आपका एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, तमाम जगह, तो हर जगह रीजनिंग आती रहती है। तो ओवरऑल मिला करके मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर हमको सरकारी जॉब लेना है तो आइए फिर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीजनिंग में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और किस बात को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। अगर मैं बात करूं वर्बल की तो इसको बोलते हैं भाषिक, और नॉन वर्बल की बात करें तो इसको बोलते हैं आभाषिक। अगर कोई एग्ज़ाम्स है उसमें मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो उनमें से जो परसेंटेज निकाला गया है लगभग 90% क्वेश्चन वर्बल से आते हैं और 10% क्वेश्चन नॉन वर्बल से आते हैं। मतलब 10% क्वेश्चन नॉन वर्बल से आएंगे और 90% क्वेश्चन वर्बल से आएंगे। ये जो आपका वर्बल होता है इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है बेसिक होता है, ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर जो हमारा होता है लॉजिकल होता है, फिर जो होता है एनालिटिकल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है वर्बल और नॉन वर्बल, तो देखिए वर्बल का मतलब लिखा हुआ है भाषिक। क्या लिखा हुआ है? भाषिक। भाषिक का मतलब ये हो रहा है, ये वर्ड की अगर बात करें कि भाषिक वर्ड कहाँ से निकल कर के आ रहा है, तो भाषिक वर्ड कहाँ से निकल कर के आ रहा है? भाषा से। कहाँ से? भाषा से। और भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा का बोध कहाँ से होता है? बोलने से होता है। भाषा का बोध कहाँ से होता है? बोलने से होता है। तो यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन्स ये निकल करके आ गया कि जो हमारी वर्बल रीजनिंग होती है इसको हम लोग बोल करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? बोल करके पढ़ते हैं। वर्बल रीजनिंग को बोल करके पढ़ेंगे, तो बोल करके पढ़ेंगे तो अब इतना थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो इसमें वो टॉपिक्स आएंगे जिसको हम बोल करके पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं, राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, कुछ दूरी तय करने के बाद अपने लेफ्ट मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर चला और फिर अपने लेफ्ट मुड़ गया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग बोल करके पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये वर्बल का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? वर्बल का क्वेश्चन। फिर अगर बात करूँ नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल का मतलब ये हो गया, इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल लिखा हुआ, भाषिक के जस्ट उल्टा आभाषिक लिखा हुआ है। तो आभाषिक को हम लोग बोलते हैं पिक्चर रीजनिंग। क्या बोलेंगे? पिक्चर रीजनिंग। पिक्चर रीजनिंग का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग देख करके पढ़ें, बोलने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसमें पिक्चर्स बने होते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक आकृति हो गई। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए, इसमें आपको देख करके बताना है। इसमें आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, फिर एक बड़ा त्रिभुज, ऐसा नहीं। तो ये आपकी हो गई नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में
अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँगा 14 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स होते हैं? 14 टॉपिक्स। अगर मैं बात करूँगा वर्बल की, तो वर्बल में हमारे कितने टॉपिक्स होते हैं? 36 टॉपिक्स, 36। अगर हम ओवरऑल कंप्लीट की बात करेंगे तो हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 50 टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स। तो रीजनिंग में हम टोटल कंप्लीट 50 टॉपिक की बात करते हैं। कितने टॉपिक्स? 50 टॉपिक्स। अगर आप 50 टॉपिक पूरे पूरे पढ़ लेते हैं तो आपका बैंक, प्री और मेंस दोनों, एसएससी की तो कोई बात ही मत करिए। क्यों? क्योंकि एसएससी का लेवल थोड़ा कम होता है, जो प्री का रीजनिंग का लेवल होता है। बाकी मेंस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैथ और इंग्लिश के, लेकिन इसमें प्री में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो एकदम बेसिक पूछी जाती है। और यूपीएसआई, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और आपकी यूपी ट्रिपल एससी से जैसे लोअर पीसीएस वगैरह को भी अब यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है। तो हर जगह जो रीजनिंग्स आती है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी और विद इन टाइम सॉर्ट आउट करके आप लोग आएंगे। कब आएंगे? जब चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा 1 बाय 1 करके। ठीक, तो आज की चर्चा मैं यहीं पर रुकता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे आप लोगों के साथ और किसी टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।